दोस्तों, केम छो मजामा। मैं हूं महेश चावड़ा और आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल ट्रिक इंजीनियर्स में। तो फिलहाल आप सभी अपने अपने घर पे सुरक्षित होंगे और अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का जो टॉपिक हमारा है ना, इतना इम्पोर्टेंट है ना, तो उसको हम कहेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ बीएमई सब्जेक्ट। और वो क्या है आप पढ़ सकते हो। इट इज द मेयर इक्वेशन, जो कि कहा जाता है सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू आर, या फिर इसको कहा जाता है डिराइव द रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी। सो ये जो इक्वेशन है, ये जो क्वेश्चन है, वो अलग अलग तरीके से जो पूछा जाता है, जो बोर्ड पे लिखा है, ठीक है। और 10 में से 8 बार ये जीटीयू के क्वेश्चन पेपर में आपको दिखाई देगा, और वो भी 2-3 मार्क्स में नहीं दोस्तों, पूरे 7 मार्क्स में होता है। और इसका जो डेरिवेशन है ना, इतना इजी है कि अगर ये आपके क्वेश्चन पेपर में भाई पूछ लिया ना, तो 7 मार्क्स आपको पूरे मिलेंगे। 1 मार्क्स भी वहां कोई फैकल्टी कट नहीं कर सकता। तो ये जो वीडियो है, ये थोड़ा सा लंबा होगा, थोड़ा स्ट्रेच आउट हुआ होगा, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको पूरी तरह से समझाना चाहता हूं। देखिए, कोई भी टॉपिक अगर हम लेते हैं और उसका कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ जाता है कि इसके पीछे कैसे क्या हो रहा है, तो आप उसको आसानी से याद रख सकते हो और बहुत ही लंबे टाइम तक आपको वो याद रहेगा। ये जो टॉपिक है, इसको मैं पढ़ाते वक्त कभी टेक्स्ट बुक का यूज नहीं करता हूं, क्योंकि इसको पढ़ाने की जो मेरी ट्रिक है वो कुछ इस तरह से है, जो समझाने का कॉन्सेप्ट होता है वो कुछ इस तरह से है कि बच्चों को ये पूरे लॉन्ग लाइफ तक याद रहता है। और आज वही चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने यहाँ पे आया हूं। तो कहीं पे भी मत जाइए, पूरा देखिए ये लेक्चर, और एट द एंड ऑफ लेक्चर आपको क्या लगा कि भाई सही में ये कॉन्सेप्ट था, या सर ने जो समझाया वो अच्छा था या नहीं था, या फिर मुझे कुछ इंप्रूवमेंट लानी है, वो मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। लेकिन एट द एंड ऑफ वीडियो पूरा देखना, पूरा समझना, और यहीं पे ध्यान रखना, कहीं पे भी मत जाना। तो आइए शुरू करते हैं मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन ऑफ बीएमई सब्जेक्ट, दैट इज मेयर इक्वेशन, और उसे आप कह सकते हो सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, या फिर रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी। देखो भाई, ये जो टॉपिक है, ये जो मतलब क्वेश्चन है ना, वो बहुत सिंपल है। उसको याद रखने के लिए 3 केसेस मैं आपको बताऊंगा। वो 3 केस के सिर्फ हेडिंग आपको याद रखना है, कॉन्सेप्ट तो ऑटोमेटिक याद रहेगा, क्योंकि मैं समझाऊंगा ही आपको कुछ उस तरह से। तो वो 3 केस कौन से हैं जो ये वाले टॉपिक के अंदर आएंगे, देखते हैं हम बोर्ड के ऊपर। आप आराम से पढ़ सकते हो, यहाँ पे वो 3 केसेस मैंने लिख के ही रखे हैं। तो सबसे पहला जो केस है वो क्या है भाई, वो है हीट सप्लाई करनी है कांस्टेंट वॉल्यूम पे। मतलब जो प्रोसेस होगी थर्मोडायनेमिक्स की, उस टाइम पे वॉल्यूम कांस्टेंट होगा और हम हीट सप्लाई करेंगे। तो अगर ये वाली कंडीशन है, तो उसके अंदर क्या हो सकता है, हमारा इनपुट है कांस्टेंट वॉल्यूम और हीट सप्लाई, तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा वो मैं आपको समझाऊंगा विथ कॉन्सेप्ट। दूसरा केस है हमारा हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर। तो सेम चीज यहां पे देखने की मिलेगी, मतलब जो प्रोसेस फिर होगी वो होगी कांस्टेंट प्रेशर पे, और हम हीट सप्लाई करेंगे तो क्या होने के चांसेस है। और लास्ट में हमें यूज करना है गैस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, जो कि है पीवी इज इक्वल टू एमआरटी। अगर ये वाला लेक्चर आपने नहीं देखा गैस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का, तो आप मेरे पिछले वीडियो जाके देख सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, मोस्ट आईएमपी टॉपिक, विथ दिस 3 केसेस 1 by 1। सो आइए सबसे पहले हम पहला केस जो कि था हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वो समझते हैं। देखो, ये वाला जो केस है उसको समझने के लिए मैं एक क्लोज विसल ले रहा हूं, क्योंकि हमें ये वाले केस में करना क्या है, एक कांस्टेंट वॉल्यूम रखना है। मतलब थ्रू आउट जो भी प्रोसेस होगी, मतलब स्टार्ट से लेके एंड तक, तो ये पूरी प्रोसेस के अंदर जो वॉल्यूम रहना चाहिए सिस्टम का, थर्मोडायनेमिक जो भी सिस्टम हम लेंगे, उस सिस्टम का वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए। तो वो ना हो, कांस्टेंट वॉल्यूम रहे। इस वजह से मैं यहाँ पे आपको फिगर एक बना के दिखाया, उसमें एक क्लोज विसल लिया है, जिसकी जो दीवार है वो सारी कैसी है, फिक्स कर दी गई है। मतलब वो अब एक्सपांड नहीं हो सकती या फिर सिकुड़ भी नहीं सकती, मतलब वॉल्यूम उसका उतना ही रहेगा। आप उसके अंदर कुछ भी डालो, कितनी भी हीट सप्लाइड कर लो, ठीक है। उस क्लोज विसल के अंदर मैंने एक गैस फिल किया है,
वो गैस m kg जितना गैस मैंने उसके अंदर फिल कर दिया है। अभी देखिए हमें करना क्या है, हमें करना है हीट सप्लाई, और कांस्टेंट वॉल्यूम तो हमने बना ही दिया है क्योंकि जो विसल है वो पूरा क्लोज है, जिससे उसका वॉल्यूम ना ही बढ़ेगा ना ही कम होगा। तो जब हम उसको सप्लाई करेंगे हीट Q तो क्या होगा, ठीक है। आप पहले सोचो कि क्या हो सकता है अगर एक क्लोज विसल में, ठीक है, एक बंद पात्र में अगर हमने हीट सप्लाई की तो उसके अंदर भरा हुआ जो गैस है उसका क्या होगा। तो आइए समझते हैं क्या होगा जब हम उसको हीट सप्लाई करेंगे। तो दोस्तों हीट सप्लाई करने से क्या होगा, जो गैस के पार्टिकल्स है उसकी जो मूवमेंट थी ये क्लोज विसल के अंदर, वो धीरे धीरे अब क्या हो जाएगी, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। समझते हैं, सबसे पहले मैंने बर्नर को स्टार्ट किया, जैसे ही बर्नर को स्टार्ट किया वहां से हीट सप्लाई होना चालू हुआ। तो उसके पहले क्या होता होगा, ये जो मैंने अभी बर्नर सपोज चालू नहीं किया है, आप समझो बर्नर मैंने चालू नहीं किया है, जस्ट क्लोज विसल है, तो फिलहाल जो गैस पार्टिकल उसके अंदर है वो क्या अपनी जगह पे खड़े होंगे, नहीं, वो अभी फिलहाल क्या होगा, उसका मूवमेंट थोड़ा थोड़ा होता होगा। फिलहाल आपके आजू बाजू भी जितने भी गैस घूम रहे हैं वो भी कुछ मूवमेंट लेते होंगे या फिर वाइब्रेशन में होंगे। तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों, ये जो चीज होती है, ये जो मतलब एक्टिविटी है गैस की अपनी जगह पे हिलता रहता है, मूवमेंट करता रहता है, वो होती है उसके खुद की इंटरनल एनर्जी की वजह से। तो जो इंटरनल एनर्जी है वो भी एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज है। तो इंटरनल एनर्जी का जो डेफिनेशन है वो किसे कहते हैं, इंटरनल एनर्जी, तो उसे कहते हैं हाउ मच एनर्जी कंटेन इन द सब्सटेंस। मतलब कोई भी सब्सटेंस है, वो फिर लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, या फिर कोई भी सॉलिड सब्सटेंस भी हो सकता है। तो उसके अंदर उसकी खुद की जो एनर्जी रहती है उसे इंटरनल एनर्जी कहते हैं, और उस इंटरनल एनर्जी की वजह से वो गैस जो पार्टिकल है वो अपनी जगह पे मूवमेंट लेता है। अभी सोचिए हमने बर्नर स्टार्ट कर दिया तो उसको क्या मिलेगा, हीट मिलेगा। तो वो जो गैस पार्टिकल था, जैसे आपने बोला अभी कि सर उसकी मूवमेंट बढ़ जाएगी, तो देखो जितना भी हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, कितनी हीट सप्लाई कर रहे हैं, Q जितनी, तो ये मैं लिख रहा हूं हीट सप्लाई कितनी कर रहे हैं हम, Q जितनी हीट सप्लाई कर रहे हैं, और वो कितनी होगी, वो होगी जैसे अभी हमने देखा स्पेसिफिक हीट का जो मेरा लेक्चर था उसके अंदर मैंने बताया था। तो हीट सप्लाई कर रहे हैं हम वो m CV डेल्टा T जितनी, कितनी हीट सप्लाई कर रहे हैं, Q इज इक्वल टू m CV डेल्टा T जितनी। तो ये इतनी अमाउंट ऑफ हीट अगर हम सप्लाई कर रहे हैं तो वो हीट का क्या होता होगा, तो जितनी भी हीट है वो सारी हीट यूटिलाइज हो रही है एक ही चीज में, और वो है वो गैस पार्टिकल जो विसल के अंदर ट्रैप किए हुए उस गैस पार्टिकल की खुद की इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में। बाकी कोई वहां पे एक्टिविटी नहीं हो रही है क्योंकि ये जो विसल है वो पूरा क्या है, क्लोज विसल है। तो जितनी भी अमाउंट ऑफ हीट हम सप्लाई कर रहे हैं वो सारी यूटिलाइज हो रही है, यूटिलाइज हो रही है कहां पे, ओनली इन इंक्रीजिंग इंटरनल एनर्जी। क्या हो रही है, इंक्रीजिंग इंटरनल एनर्जी। सो Q इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं डेल्टा U। तो Q क्या है हमारा, mCV डेल्टा T। तो डेल्टा U हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा डेल्टा U इज इक्वल टू mCV डेल्टा T। सो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। तो फिलहाल आपको ये पता चल गया कि अगर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होगी और उस प्रोसेस में हम हीट सप्लाई करेंगे तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, बाकी कोई एक्टिविटी नहीं होगी। और कितनी अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, तो अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी वो बढ़ेगी, वो होगी डेल्टा U इज इक्वल टू mCV डेल्टा T। देखिए ये वाला जो इक्वेशन है वो आपको मतलब याद रखना है, याद रह जाए इतना सिंपल भी है। मतलब अभी आगे जितने भी टॉपिक्स आएंगे सारे टॉपिक में चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑलवेज mCV डेल्टा T ही आएगा इक्वेशन, और कोई नहीं आएगा। क्योंकि जब इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी उस टाइम पे वो सिस्टम का वॉल्यूम कांस्टेंट ही रहेगा, देयर इज नो चेंज इन कांस्टेंट, बिकॉज जैसे हमने यहाँ पे बताया। ठीक है, तो ये हुआ हमारा केस नंबर 1। आइए देखते हैं केस नंबर 2। सो ये केस नंबर 2 आप यहाँ पे देख सकते हो। केस नंबर 2 था हमारा हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर। तो आइए इसके अंदर हम पहले इमेज देख लेते हैं कि यहाँ पे हमें कांस्टेंट क्या रखना है भाइयों, यहाँ पे हमें कांस्टेंट रखना है दोस्तों प्रेशर को। तो प्रेशर को कांस्टेंट रखना है तो उसके लिए हमने एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट ली है।
उसके अंदर पिस्टन है, पिस्टन के ऊपर मैंने एक वेट रख दिया है। और वेट क्यों रखा है? क्योंकि उस वेट की वजह से ये जो गैस पार्टिकल ट्रैप किए हुए सिलेंडर चैम्बर में, उसके ऊपर कंटिन्यूअसली एक कांस्टेंट प्रेशर बना रहेगा। अब हम क्या कर रहे हैं, उसके नीचे बर्नर स्टार्ट करेंगे। तो जैसे ही बर्नर स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, शुरुआत में इनिशियली क्या होगा, जैसे ही मैंने बर्नर स्टार्ट किया मतलब हीट सप्लाई होने की स्टार्ट हो गई। तो अभी क्या होगा, फिलहाल अभी जो गैस पार्टिकल ये चैम्बर में ट्रैप किए हुए हैं उसकी इंटरनल एनर्जी इनिशियली बढ़ेगी। जैसे हमने कांस्टेंट वॉल्यूम में देखा कि जैसे हम बर्नर स्टार्ट करते हैं तो जो गैस क्लोज व्हीसल में फिल था उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ रही थी। तो यहाँ पे भी भाइयों सबसे पहले यही होगा कि गैस बर्नर हम स्टार्ट करेंगे तो इनिशियली जितनी भी अमाउंट ऑफ हीट उस गैस पार्टिकल को मिलेगी तो वो अपनी मूवमेंट धीरे धीरे बढ़ाना स्टार्ट करेगा। मतलब पहले जो छोटी छोटी मूवमेंट थी उसकी वो धीरे धीरे बढ़ जाएगी। दैट मीन्स कि जितनी भी अमाउंट ऑफ हीट हम शुरुआत में इनिशियली दे रहे हैं ना वो सारी जा रही है इंक्रीजिंग इन इंटरनल एनर्जी। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, यहाँ पे जितनी भी अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई कर रहे हैं, कितनी अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई कर रहे हैं, Q इज इक्वल टू एमसीपी डेल्टा टी। तो वो सारी यूटिलाइज हो रही है, वो सारी यूटिलाइज हो रही है सबसे पहले इंक्रीजिंग इंटरनल एनर्जी। कितने इंटरनल एनर्जी में। तो जब इंटरनल एनर्जी इसकी भाई बढ़ रही होगी तो वॉल्यूम उसका चेंज होगा नहीं होगा। तो वॉल्यूम तो उसका चेंज हो नहीं रहा है, मतलब V1 है तो V1 ही है, क्योंकि जब वो मूवमेंट जैसे जैसे बढ़ेगा तो उसका वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, वहां पे फिक्स ही है। लेकिन जैसे जैसे अमाउंट ऑफ हीट बढ़ती जाएगी, अमाउंट ऑफ एनर्जी उस गैस पार्टिकल तो मिलती जाएगी, तो उसकी मूवमेंट इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि फिर प्रेशर मतलब बढ़ने का स्टार्ट होगा। लेकिन हमें तो क्या करना है, हमें तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस बाय रखनी है। तो जैसे ही प्रेशर थोड़ा सा भी बढ़ने का स्टार्ट होगा ना, तुरंत क्या हो जाएगा, ये जो पिस्टन है वो मूव होके थोड़ा ऊपर चला जाएगा, जिससे प्रोसेस का कांस्टेंट प्रेशर है वो मेंटेन रहेगा। मतलब प्रोसेस का जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रहेगा। तो जैसे ही थोड़े टाइम के बाद यहाँ पे जो मूवमेंट थी वो बढ़ गई और मूवमेंट बढ़ेगी तो प्रेशर बढ़ने का स्टार्ट होने का जैसे ही स्टार्ट होगा ना, तुरंत ये पिस्टन यहां से खिसक के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, मतलब हमें पहले V1 था वो अभी V2 मिल गया। तो देखो जब तक उसका वॉल्यूम V1 है, हम हीट है वो सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। मतलब थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, इतनी अमाउंट ऑफ हीट मिल जाएगी उसको कि उसकी इंटरनल एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाएगी कि वो पिस्टन को मूव करके ऊपर चला जाएगा और हमारी प्रोसेस का जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रहेगा। तो उस टाइम पे क्या हुआ, वॉल्यूम चेंज हुआ। मतलब जो आपकी सिस्टम थी उसका वॉल्यूम चेंज हो गया। और जब भी वॉल्यूम चेंज होगा दैट मीन्स वो हो सकता है एक्सपांड भी हो सकता है वॉल्यूम, या फिर वॉल्यूम कंप्रेस भी हो सकता है, मतलब सिकुड़ भी सकता है, या फिर एक्सपांड भी हो सकता है। तो अगर आपकी सिस्टम में ऐसा कुछ हो रहा है तो उसको हम कहेंगे वर्क डन। मतलब जब भी कोई भी सिस्टम का वॉल्यूम बढ़ेगा या फिर कम होगा तो उसे कहा जाएगा वर्क इज टू बी डन। तो ये वाले केस में सबसे पहले क्या हुआ कि जब हमने हीट सप्लाई करना स्टार्ट किया तो इनिशियली वो सारी हीट एनर्जी इंक्रीज करने में गई, किसको, इंटरनल एनर्जी को। और थोड़े टाइम बाद वो सारी हीट एनर्जी कहां पे चली गई, वर्क डन में। तो यहां पे देखो ये वाले केस में हीट सप्लाई कर रहे हैं वो सारी सबसे पहले जा रही है इंक्रीजिंग द इंटरनल एनर्जी, और बाकी थोड़े टाइम के बाद हो जाएगी वर्क डन में। तो हमें ये वाले केस में दो इक्वेशन मिले कि भाई क्यू है वो दो तरीके के यूज हुए, सबसे पहले इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में और बाद में वर्क डन में। तो यहाँ पे कितनी एनर्जी इंक्रीज हो रही है, तो जैसे मैंने अभी पहले बताया कांस्टेंट वॉल्यूम में कि कोई भी इक्वेशन हो डेल्टा यू आपका ऑलवेज mcv डेल्टा टी ही रहेगा। क्यों, क्योंकि जब तक इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है तब तक वॉल्यूम उसका कांस्टेंट ही रहेगा। इसके अंदर भी आप देख सकते हो कि इंटरनल एनर्जी जितनी बढ़ रही है तब तक तो वो वॉल्यूम कांस्टेंट ही है, लेकिन जैसे ही पिस्टन मूव हो गया तो उसको तो फिर वर्क डन कहा जाएगा। तो इंक्रीज हो रहा है इंटरनल एनर्जी तब तक प्रोसेस का वॉल्यूम कांस्टेंट है, और उस वजह से हम यहां पे लेंगे डेल्टा यू इज इक्वल टू mcv डेल्टा टी। ठीक है, और वर्क डन क्या था, हमारा प्रेशर कांस्टेंट था तो वर्क डन W हमारा आएगा P। ठीक है, और वॉल्यूम चेंज हुआ सो V2 माइनस V1। तो हमारी जो हीट थी वो सारी यूटिलाइज हुई डेल्टा U प्लस W में। तो ये जो Q था, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई Q, वो सारी कहां पे गई, तो पहले डेल्टा U में गई और बाद में W में गई। सो जितनी भी हीट दे रहे हैं वो सबसे पहले डेल्टा U में जा रही है इंक्रीजिंग इंटरनल एनर्जी, और बाद में वर्क डन में। सो अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई Q जो थी वो जा रही है पहले डेल्टा U में और बाद में W में। Q क्या था हमारा, Q था
एम सीपी डेल्टा टी। डेल्टा यू हमें क्या मिला, वो मिला ऑलवेज आपको यही इक्वेशन लिखना है एम सीवी डेल्टा टी, और डब्ल्यू हमको मिला पी V2 माइनस V1। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हो इसके अंदर ये जो आपको एक इक्वेशन मिला इसको हम नाम दे रहे हैं नंबर 2। अभी देखते हैं तीसरा केस। तीसरा केस क्या था? तीसरा केस था हमारा यूज गैस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और वो है PV इज इक्वल टू MRT, राइट। तो ये PV इज इक्वल टू MRT इक्वेशन हमें यहां पे यूज करना है। तो यहां पे आप देख सकते हो PV2 माइनस V1 है, तो P है वो हमारा कांस्टेंट है, मतलब P क्या है? कांस्टेंट। तो P हम P1 भी ले सकते हैं, P2 भी ले सकते हैं। तो P को इसके साथ लेता तो मैं यहाँ पे 2 लिख रहा हूं और यहाँ पे मैं लिख रहा हूं 1, क्योंकि 1 इज इक्वल टू P है, P2 इज इक्वल टू P है। तो कहीं पे भी आप अपने तरह से नंबर सेट करके ले सकते हो। तो P2 V2 माइनस P1 V1। तो ये वाला जो इक्वेशन है अभी आप यहाँ पे डालोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा MRT2 माइनस MRT1। तो ये इक्वेशन आपको मिलेगा, इसमें से MR कॉमन निकाल लेंगे तो MR इज इक्वल टू T2 माइनस T1, और हम लिख सकते हैं MR डेल्टा T। तो आई होप कि ये तीसरा जो केस था वो तो काफी इजी था, आपको पता चल गया, और हमें वहां से मिल रहा है MR डेल्टा T। तो इन प्लेस ऑफ PV2 माइनस V1 अभी हम क्या लिख देंगे? MR डेल्टा T। तो जैसे अभी हमने देखा कि PV2 माइनस V1 की जगह अभी हम रिप्लेस करेंगे MR डेल्टा T से। तो ये इक्वेशन मैं फिर से देख रहा हूं, MCP डेल्टा T इज इक्वल टू MCV डेल्टा T प्लस MR डेल्टा T। तो जो यूज किया हमने गैस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का, वो इसकी जगह भी हम ये लिखेंगे। तो आप देख सकते हो M है सभी में कॉमन, तो वो अभी यहां से निकल जाएगा, तो मैं निकाल दे रहा हूं। ठीक है, फिर डेल्टा T भी आप देख सकते हो कॉमन है, तो उसको मैं निकाल दूंगा। तो अभी हमारे पास फिलहाल क्या बचा? आप लिख सकते हो हमारे पास बचा CP इज इक्वल टू CV प्लस R। सो CP माइनस CV इक्वल्स टू R। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने बॉक्स बना दिया है। बेशक आपको लेक्चर थोड़ा सा लंबा लगा होगा, लेकिन 7 मार्क्स का सवाल है। ये जो मेयर इक्वेशन है हमने कर दिया डिराइव, तो इसको कहा जाता है मेयर इक्वेशन। ठीक है, तो अगर आपको एग्जाम में ये पूछते हैं कि डिराइव द मेयर इक्वेशन, तो आपको ये 3 केसेस याद रखने और यहां तक आके आपको रुक जाना है, इसके 7 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन रिलेशन के बारे में पूछते हैं तो अगर इससे थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। आइए देखते हैं रिलेशन बिटवीन CP एंड CV। सो अभी हमने डिराइव किया CP माइनस CV इज इक्वल टू R, जो कि मेयर इक्वेशन कहा जाता है। तो वहां हमें रिलेशन कैसे निकालना है? तो ये जो मेयर इक्वेशन हमारे पास है उसको अभी डिवाइड करना है CV के साथ। तो इसको मैं जब डिवाइड करूंगा CV के साथ, तो मुझे मिलेगा CP माइनस CV माइनस 1 इक्वल्स टू R। क्या करना है? डिवाइड दिस इक्वेशन बाय CV। तो ऐसा जब करेंगे तो हमें एक मिलेगा ये रेशियो ऑफ CP टू CV, और इस रेशियो को कहा जाता है एडियाबैटिक इंडेक्स। क्या कहा जाता है? एडियाबैटिक इंडेक्स, जो कि रिप्रेजेंट होता है गामा से। सो अब ये जो CP बाय CV उसकी जगह मैं लिख दूंगा गामा माइनस 1 इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाय CV। तो यहां मुझे CV मिल जाएगा, CV इज इक्वल टू क्या मिलेगा? R डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1। तो ये मुझे मिल गया एक इक्वेशन CV का। ये आप एग्जाम्पल में भी बहुत आराम से याद कर सकते हो, कोई बात नहीं है रट्टा मारने की, कोई जरूरत नहीं इसको याद रखने की। आपको अगर पूछा जाए कि भाई CV का इक्वेशन निकालना है, एग्जाम्पल के लिए यूज होगा, तो आप यहां से स्टार्ट करके इतना आराम से कर सकते हो। कुछ इसी तरह से हम CP का भी निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हो CP बाय CV हमारे पास क्या है? गामा। तो CP बाय CV गामा है, तो CP इज इक्वल टू क्या होगा? वो होगा CV इंटू गामा, राइट। तो CV हमारे पास पड़ा है, तो इसकी वैल्यू यहां पे रख दो, तो CP हमें मिल जाएगा गामा R डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1। तो ये हमें मिल गया CP का इक्वेशन। तो यहां पे ये हमारा टॉपिक खत्म होता है, मेयर इक्वेशन, या उसे कह लो डेरिवेशन ऑफ CP माइनस CV इज इक्वल टू R, या फिर उसको कह लो रिलेशन बिटवीन CP एंड CV। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक दे दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।